डिविडेंड डिसीजन। स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 7 पार्ट 3 है शायद, है ना? मॉड्यूल 7 पार्ट 3। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। अगर सम्स आ रहा है आपके पास, समझ लो बोनस है। ठीक है, जो टाइम आपका कैबज में लगने वाला है, बड़ा बड़ा सम्स है। ठीक है, सोचने के लिए, समझने के लिए, फॉर्मेट बनाने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए कैबज में 5 साल 10 साल का दे देगा ना, तो उसमें टाइम लगने वाला, ऑब्वियसली से बात है। वो टाइम को कंपनसेट ये सम्स कर देगा। मतलब बोलना चाह रहे छोटा सम्स है, इजी इजी सम्स है। ठीक है, तो अगर आप एक एक सम्स में आप सोच के रखे हो कि आप 15 से 20 मिनट देंगे, तो हो सकता है कैबज में आधी घंटा लग जाए, 35 मिनट लग जाए। वो रिमेनिंग सम्स जो ज़्यादा एक्सेस लग गया ना, वो इस सम्स में आप कंपनसेट कर लेंगे। मतलब आप, मैं फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ कि इतना इजी सम्स रहता है इसमें। ठीक है, डिविडेंड डिसीजन सुनो। एज अ फाइनेंस मैनेजर इन फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन नीड टू बी टेकन। क्या क्या डिसीजन? इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्ट फाइनेंस कहाँ से करें? डेट, इक्विटी, मिक्स, व्हाट विल बी द ऑप्टिमम मिक्स, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। वो जो पैसा आप फाइनेंस किए हैं कहाँ इन्वेस्ट करें? इन्वेस्ट मतलब देयर आर मल्टीपल प्रपोजल, रेफर कैबज सब चैप्टर। जो पैसा आया है, कैप आपने पैसा उठाया ना, कि क्यों ऐसे उठाया है? इक्विटी शेयर इशू किया है, डेट इशू किया है, बैंक का लोन लिया है, उससे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया है। कौन सा चैप्टर? कौन सा चैप्टर? WACC। WACC कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर किया ना। द कंपनी यूज टू प्रोक्योर फंड फ्रॉम द मार्केट्स, cost of capital. The fund procured from the market need to be invested in good projects based on NPV, IRR और PI। तो सर एक डिसीजन है आप फंड कहाँ से वो प्रोक्योर कर रहे हैं, दूसरा इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। बीच का स्प्रेड इज योर प्रॉफिट, कंपनी का अर्निंग्स। अनदर डिसीजन इज डिविडेंड डिसीजन। इफ द कंपनी अर्न्स, यहाँ से प्रोक्योर करके यहाँ इन्वेस्ट करके बीच में अर्न जो कर रही है, company need to be distribute the earning to whom? Shareholders, and be precise, equity shareholders। उसी का है ना। there जो आपका अर्निंग आएगा, that need to be distribute in to between shareholders or retain for expansion of the business, retain for expansion of the business। सर व्हाट वुड बी द, इन दोनों के बीच में जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड पे आउट रेशियो। दैट्स डिविडेंड पे आउट रेशियो। इफ योर 100, इफ योर अर्निंग इज 100 एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 60, if your earning is 100 and dividend payout ratio is 60, what would be the retention ratio? 40। ठीक है, इंटरनाइज हो गया, इसके बारे में डिस्कस कर चुके ऑलरेडी। सर अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपया कमा रहे हैं और आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 60%, दैट मीन्स 100 का 60%, दैट मीन्स ₹60 will be distributed to equity shareholder, and that means 40 will be retained by the business for the future expansion। Understood? सर ये जो आप निकाले हैं 60, इस पे ही कैलकुलेशन है डिविडेंड डिसीजन। इन व्हाट सर्कमस्टांसेस द मैनेजमेंट विल टेक द कॉल, व्हाट वुड बी द ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो, व्हाट वुड बी द ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो।
क्या होना चाहिए? 60, 75, 80, 20, 40, 50 क्या होना चाहिए? व्हाट वुड बी द ऑप्टिमल पे आउट रेशियो सो दैट द sole objective of increase the shareholders wealth would be fulfilled. The sole objective of increase the shareholders wealth would be fulfilled if the share is a if the shareholder is having 10,000 shares at the rate of 40 each. 40 is market price. 40 is market price. अब इस तो उस शेयर होल्डर का वेल्थ कितना है? आंसर इज 4 lakhs. किसी को है समझ में नहीं आ रहा है हमको क्या बोल रहे हैं? ऐसा लग रहा है किसी को समझ में नहीं आ। उस शेयर होल्डर का वेल्थ क्या है? 4 lakh. द कंपनी स्पेसिफिकली द फाइनेंस मैनेजर will procure the fund from the market at cheap rate and deploy the fund to the good NPV. The project select करेगा फाइनेंस मैनेजर तो जिसका NPV सबसे हाई हो, बीच में जो अर्निंग आएगा should be maximized and that maximization of the profit in the company would help to determine the मार्केट प्राइस. अगर कंपनी अर्निंग ज़्यादा कर रही है, कंपनी अर्निंग ज़्यादा कर रही है तो इसका मतलब क्या? और अर्निंग करके रिटेन कर रही है पैसा, अपना फ्यूचर देख रही है ब्राइट है मेरा, तो क्या करेगी? पैसा डिविडेंड देगी कि नहीं देगी? नहीं देगी. अगर कंपनी का खुद का फ्यूचर ब्राइट है, कंपनी देख रही है कि मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है शेयर होल्डर का, RE रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर, required rate of return of shareholder is 8%, but the company is able to generate the profit of 12%. Return on investment would be 12%. कंपनी जब इन्वेस्ट करेगी कहाँ पैसा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, the company will able to generate 12% and the requirement is 8%. The company should not distribute dividend to the equity shareholder. Common sense. हाँ, कंपनी को नहीं देना चाहिए इक्विटी. रादर द कंपनी शुड रिटेन 100% ऑफ द इक्विटी, 100% ऑफ द अर्निंग एंड इन्वेस्ट फॉर देयर फ्यूचर पर्सपेक्टिव. अंडरस्टूड? तो सर अगर कंपनी रिटेन कर रही है और वो फ्यूचर ब्राइट है उसका, इन दैट केस कंपनी ग्रोथ करने वाली है. कंपनी इज फोरकास्टिंग इट्स ग्रोथ. तो जब फोरकास्टिंग जब होगा ग्रोथ का, तो बाहर में मार्केट में सब देखेंगे कंपनी रिटेन कर रही है, कंपनी का ग्रोथ पर्सपेक्टिव अच्छा है. से रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, ग्रीन एनर्जी कंपनी, उसका ग्रोथ अच्छा दिख रहा है उसको. गवर्नमेंट इज encouraging people to purchase green energy car. Understood? तो जो कंपनी है ग्रीन एनर्जी, वो क्या कर रही है, उसका फ्यूचर ब्राइट है, तो वो क्या करेगी वहाँ पे अपना सारा रिटेन करेगी और फ्यूचर एक्सपेंड करेगी, प्रोजेक्ट लगाएगी, विंड एनर्जी लगाएगी. अंडरस्टूड? कैप्टिव इन्वेस्टमेंट करेगी सो दैट दे कैन एबल टू मीट द डिमांड ऑफ इन फ्यूचर. तो इस जगह पे ये जो कंपनी है, जो ग्रीन एनर्जी कंपनी है, ये ग्रीन एनर्जी कंपनी का 40 रुपया शेयर था. दैट विल बी गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड? हाँ, अपवर्ड. ऑब्वियसली बात है सर, 40 रुपया ट्रेड हो रहा है और जिस कंपनी का ट्रेड कर रहा है उसका ग्रोथ पर्सपेक्टिव बहुत हाई है, बहुत आगे जाने वाली है. गवर्नमेंट भी इंकरेज कर रही है और मैनेजमेंट अच्छा है. मार्केट में 8% का रिटर्न एक्सपेक्टेड है, वो 12% जनरेट करके दे रही है कंपनी. ठीक है, ROI जहाँ इन्वेस्ट कर रही है, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्वेस्ट कर रही है और 1 करोड़ 20 लाख रुपया जनरेट करके दे रही है. 12%, 1 करोड़ 20 लाख जनरेट करके दे रही है. तो उसको तो 80 लाख रुपया चाहिए था, वो 1 करोड़ 20 लाख रुपया दे रही है. तो कंपनी का पर्सपेक्टिव अच्छा है, तो एवरीवन विल गोइंग टू बाय द शेयर ऑफ द कंपनी. द कंपनी का शेयर विल राइज लाइक एनीथिंग. तो इससे क्या होगा, द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर विल बी मैक्सिमाइज. द वेल्थ ऑफ द शेयर विल बी मैक्सिमाइज. दैट द क्रक्स. तो सर बात यहाँ क्या है कि सर एक थीम है. क्या थीम है सर? थीम ये है कि द पर्पज ऑफ द मैनेजर इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ. द पर्पज ऑफ
द मैनेजर इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ. दूसरा पर्पज बोल सकता है क्वेश्चन में, टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. नहीं, द पर्पज ऑफ द finance manager is not to increase the profit of the company, is not to increase the earning of the company. The purpose of the finance manager in the modern era is to increase the, to maximize the shareholders wealth. और ये होगा कैसे? ये तभी होगा जब कंपनी इज एबल टू जनरेट ROI ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. रिटर्न चाह रही है जितना शेयर होल्डर, उससे ज़्यादा कमा के दे रही है, तभी तो मैक्सिमाइज करेगी. अंडरस्टूड? दैट्स द क्रक्स. और जब मैक्सिमम जब कर रही है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए? अगर कंपनी 12% कमा के दे रही है, 8% कमाना चाहिए था, कमा रही है, तो कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए? कितना बताओ? अगर कंपनी 8% कमा रही है, 8% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न समझ में आ रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मुझे इतना चाहिए कम से कम. कंपनी कमा के दे रही है 12% और अर्निंग आ रहा है 5 लाख रुपया, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए? कैलकुलेटिव सम्स नहीं है, कॉमन सेंस है. डिविडेंड कितना देना चाहिए? हाँ, आंसर इज 0%. dividend payout ratio should be 0%. The company should retain 100% of the earning and invest for their future growth. आ रहा समझ में? जब कंपनी जब कमा के खुद दे रही है आपको ज़्यादा, तो क्यों बांटना डिविडेंड? अगर डिविडेंड बांटेंगे तो कंपनी का वेल्थ, शेयर होल्डर का वेल्थ विल बी मिनिमाइज, है कि नहीं? कंपनी का अगर बांट देगी डिविडेंड, इन दैट केस द कंपनी का वेल्थ, द शेयर होल्डर्स वेल्थ, द पर्पज, the objective of creating shareholder wealth will be destroyed. Understood? तो कंपनी नहीं बांटने. इन द ऑपोजिट केस से ये 12% है और ये 8% है. इन दैट केस डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 100%. कॉमन है. डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 100%. अगर कंपनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 12% और कंपनी कमा के रह रही है 8% ही, दैट मीन्स द कंपनी इज नो ग्रोथ फ्रॉम. कंपनी इज नो ग्रोथ फ्रॉम. द कंपनी डिस्ट्रॉइंग द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर. इन दैट केस द कंपनी शुड नॉट रिटेन अ सिंगल पेनी फॉर देयर फ्यूचर ग्रोथ. क्योंकि तुम कमाएगा 8%, उससे पहले उससे ज्यादा शेयर होल्डर को पैसा दो, वो अपना 12% कमा के निकलेगा. अंडरस्टूड? दैट्स द क्रक्स. लिखते हैं इसको, थोड़ा बुक देना. क्या? हाँ, 11, अगर 11% होता तो भी नहीं देना चाहिए 100% जो रिटेंशन रेशियो. वो पर्सपेक्टिव नहीं है, अभी का बात कर रहे हैं. हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता भाई. लिखिए, डिविडेंड डिसीजन मीन्स, डिविडेंड डिसीजन means the decision of distributing. Dividend decision means, dividend decisions mean the decision of distributing earnings, the decision of distributing earnings to equity shareholders, to equity shareholders in the form of dividend, in the form of dividend, in the form of dividend. We should remember, next line, we should remember that the three following decisions
The three following important decisions, the three following important decisions need to be taken by the finance manager. Need to be taken by the finance manager. Need to be taken by the finance manager. Next line, number one. Number one, investing decision. Investing decision dash लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, हाँ यहाँ नीचे लिख दो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर डैश कैपिटल बजटिंग, रेफर कैपिटल बजटिंग डैश रेफर कैपिटल बजटिंग चैप्टर. Next bullet, short term investment. Short term investment short term investment ब्रैकेट में लेस देन इक्वल टू 1 ईयर, ब्रैकेट में लेस देन इक्वल टू 1 ईयर, ब्रैकेट में लेस देन इक्वल टू 1 ईयर, ब्रैकेट क्लोज डैश रेफर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रेफर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. नंबर 1 था इन्वेस्टिंग, नंबर 2 फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग डिसीजन डैश रेफर कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर, रेफर कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर. नंबर 3 डिविडेंड डिसीजन, नंबर 3 डिविडेंड डिसीजन डैश refer this chapter, refer this chapter. नीचे next line, the dividend decision is the dividend decision is one of the most important factor to be considered. The dividend decision is one of the most important factor to be considered by the finance management, by the finance manager, by the finance manager, as it involves full comma continue करके as it involves major cash outflow of the company, as it involves major cash outflow of the company, as it involves major cash outflow of the company. Different authors has given different views. Different authors has given different views about the decision of dividend distribution. The decision of dividend distribution linked with value of the share. Links with value of the share. Theories नीचे लिखे हैं यहाँ पे, theories of dividend.
dividend relevance theory. That is dividend decision is important dividend decision important for market value of the share. Market in ऐसे लिखूंगा is dividend decision affects the market value of the share. The market value of the share. Next, dividend irrelevance theory. Dividend irrelevance theory, that is dividend decision does not affect market value of the share. Dividend decision does not affect the market value of the share. इसमें थ्री थ्योरीज, इसमें वन थ्योरी. थ्री थ्योरी क्या क्या है? ग्राहम and Dodd model. Graham and Dodd model. Number 2, Walter model. And number 3, Gordon model. इसमें 1, MM मॉडल. MM मॉडल. MM मॉडल. गॉर्डन मॉडल. GORDON. लिखें इसके नीचे. डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी. डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी. डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी states that dividend decision is dividend states that dividend decision plays important role to determine the market value of the share. To determine market value of the share.
एज पर दी थ्योरी, फुल स्टॉप के बाद, एज पर दी थ्योरी, एज पर दी थ्योरी, as per the theory, if the company's ROI, if the company's ROI मतलब return on investment is greater than RE और KE और KC, जो भी हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोलो, मतलब कंपनी का रिक्वायरमेंट कॉस्ट, ठीक है, ग्रेटर देन RE, KE और KC, देन द optimal dividend payout ratio should be क्या, क्या होना चाहिए, 0%। अंडरस्टूड? जो मैंने बोला था वही लिखवाया है, ठीक है। जो अगर कंपनी का ROI ज़्यादा है ROE से, नहीं ROE बोलो, ROI ज़्यादा है KC या KE या RE, कुछ भी दे सकते हैं आपको एग्जाम में, क्वेश्चन में, तो आपको सम्स ऑप्टिमल पे आउट रेशियो 0 के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। इन द अदर केस, नेक्स्ट लाइन, इन द अदर केस, if ROI is less than RE, in other case, if ROI is less than RE or KE or KC, the optimal dividend payout ratio should be, the optimal dividend payout ratio should be, the optimal dividend payout ratio should be क्या, 100%। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, The following details of two companies are as follows। मिला, 1 नंबर है ना, A लिमिटेड B लिमिटेड, डिटेल A लिमिटेड और B लिमिटेड का है। IRR मतलब क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कंपनी क्या कर रही है, कितना जनरेट कर पा रही है, आई थिंक समझ में आ रहा है। IRR तो वही है ना, कितना जनरेट कर पा रही है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंपनी का कॉस्ट क्या है, ए लिमिटेड का कंपनी का कितना जनरेट कर पा रही है, 15%, और कॉस्ट क्या है, 10%, इसका मतलब ऑप्टिमल पे आउट रेशियो शुड बी 100%। नेक्स्ट उल्टा, IRR 5%, द कॉस्ट 10%, ऑप्टिमल पे आउट रेशियो शुड बी 10%, सॉरी 100%। EPS दिया हुआ है, अर्निंग पर शेयर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इक्विटी ऑफ ईच ऑफ दिस कंपनी अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल। अच्छा वॉल्टर मॉडल नहीं करा है ना, गॉर्डन वॉल्टर मॉडल लिखा, ठीक है। नेक्स्ट नीचे लिखे ग्राहम, नीचे लिखा ग्राहम एंड डॉड मॉडल, ग्राहम एंड डॉड मॉडल, थोड़ा जगह छोड़िए यहाँ पे, ग्राहम और डॉट मॉडल का नंबर 1 देखिए, नंबर
टू देख के लिखो, वॉल्टर मॉडल, वॉल्टर मॉडल P is equals to DPS प्लस ROI, नहीं ऐसा नहीं, R by ROI E minus D whole divided by RE. Yeah. where D is equals to DPS is equals to dividend per share इसके काम करो, यहाँ पे D लिख दो खाली, D is equals to dividend per share, R is equals to return on investment, RE is equals to cost of capital or cost of equity or required rate of return E is equals to earning per share, E is equals to earning per share. ठीक है, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर, अच्छा 1 है ना 2 है ना, आप इसको 3 के लिए भी जगह छोड़ देना, ठीक है। हाँ पहला मॉडल करवा देंगे। नंबर 3 के लिए जगह छोड़ देना, क्या है ये क्या था, गॉर्डन मॉडल था ना, ये वॉल्टर मॉडल था, गॉर्डन मॉडल। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आपसे वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल पूछा जाता है, मतलब कि 90% चांस है कि यही पूछेगा, ठीक है, और कोई मॉडल नहीं पूछेगा, तो हम लोग इसी पे ज़्यादा फोकस देंगे, ठीक है। देखो P is equals to price of the share, P is equals to price of the share, मतलब प्राइस मतलब मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी बताना है ऑफ ईच ऑफ द दीज कंपनीज अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल, विच डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी इज 75%, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट शुड बी ईच कंपनी स्ट्रैटेजी टू मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ द इट्स शेयर। पहले क्या बोला है कि सर आपका IRR कितना है, IRR और KE, ये है ना, KE बोलो RE बोलो जो भी बोलो, AB, IRR क्या है 15%, 10%, 5%, यही है ना। अकॉर्डिंग टू
वॉल्टर मॉडल द ऑप्टिमल पे आउट रेशियो शुड बी कितना होना चाहिए 100%. ऑप्टिमल पे आउट रेशियो शुड बी 0%. क्वेश्चन ने बोला 75% में निकालना है और पहले बोला 75% में निकालेंगे. और क्या अगर 75% रहेगा तो मेरा क्या रहेगा प्राइस. दूसरा अगर बोला है कि क्या स्ट्रैटेजी लगाएंगे तो मैक्सिमाइज हो जाए. मैक्सिमाइज हम यही बोलेंगे कि सर स्ट्रैटेजी ये लगेगा इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो आप जो 75% बोल रहे हैं ना इसका 100% कर दीजिए और इसका 0% कर दीजिए टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ एंड मैक्सिमाइज द प्राइस ऑफ द शेयर. ठीक है देखेंगे करना मत. सोल्यूशन अर्निंग क्या दिया हुआ है. सोल्यूशन टू पार्ट ए. अर्निंग क्या है अर्निंग पर शेयर इज इक्वल्स टू ₹8. ठीक है ये किसका हम लोग कर रहे हैं ये ए लिमिटेड. हाँ ये काम करते हैं इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा ना. ए लिमिटेड ठीक है. नंबर 1 EPS ₹8. डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल्स टू 75% बोला है ना. देयरफॉर डिविडेंड कितना होगा डिविडेंड इज इक्वल्स टू EPS इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो. यही है ना. EPS 8 ये आपको फॉर्मूला पता है ना. आपको पता है ना ये फॉर्मूला 8 इंटू आपको पता है ना 8 इंटू 75% इक्वल्स टू ₹6. फॉर्मूला में पुट करेंगे P इज इक्वल्स टू प्राइस क्या है. अच्छा D क्या है 6 लिख देंगे. P इज इक्वल्स टू D प्लस R बाई RE E माइनस D बाई RE 6 प्लस 0.10 बाई 0.15 नहीं उल्टा लिख दी. ये क्या होगा 0.15 बाई 0.10. ये क्या होगा 8 माइनस 6 बाई 0.10. सॉल्व करके बताओ क्या होगा 6 प्लस सॉल्व कीजिए. ऊपर में 3 बाई 6 प्लस 3 बाई 0.10 तो ₹90. ठीक है. हार्ड है क्या किसी को लग रहा है क्या हार्ड है. हाँ कैंपस से भाई कैंपस से तो ईजी है. समझ में आ रहा है. अब आप निकालो बी लिमिटेड वैल्यू ऑफ द शेयर इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो ईच केस बोला है ना ईच कंपनी का बोला है ना. लिखिए इसको उतारिए. नहीं उतारो नया सम से ना अभी उतारी. जब आप लोग फ्रीक्वेंट हो जाएंगे करते तो हम बोलेंगे उतार लो क्योंकि छोटा सम्स भी है ना उतर जाएगा जल्दी से. बी लिमिटेड का निकालिए. बी लिमिटेड का निकालिए. ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है. श्वेता राजकिशोर प्रियंका
ओके नीचे लिखेंगे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, इसके नीचे लिखेंगे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, इसके नीचे लिखेंगे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। क्या समझे इससे? अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 75% है, कंपनी का सेल्फ अर्निंग कैपेसिटी 15% है। आई थिंक क्लियर है। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी इज 15% और रिक्वायरमेंट इज 10%। तो एज पर द author, as per the theory, as per the model, the company should distribute 100% of the dividend. The company should retain 100% of the dividend and optimal dividend payout ratio should be क्या 0. But the company is giving dividend कितना 75 रुपया 75%। अगर 75% देंगे तो मेरा कितना theoretical प्राइस कितना होना चाहिए शेयर का 90 रुपया। अगर थ्योरी के हिसाब से मान लेते हैं और 0% करते हैं तो कितना होता, वो निकालना है अभी बाद में। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? लिखो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में, नोट फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। ये लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, जस्ट फर्स्ट टर्म से तो समझने के लिए। द कंपनी इज एबल टू जनरेट 15% from the investment. The company is able to generate 15% of the investment. Bracket, the company is able to generate 15% return from the investment. Bracket में IRR. But the required rate of return is 10%. But the required rate of return is 10%. In that case, as per the model, the company should retain 100% of the earning. The company should retain 100% of the earning. That is bracket में, that is dividend payout ratio should be 0%. That is dividend payout ratio should be 0%. The company should retain 100% of the earning. Bracket में, that is dividend payout ratio should be 100%. 0%. But the company is giving 75% of the. But the company is having dividend payout ratio of 75%. Is having dividend payout ratio of 75%. ठीक है, is having the 75%, which calculates the theoretical price of the share is rupees 90. Theoretical payout ratio, which calculates the theoretical payout ratio should be rupees 90. I think clear है? 90 का क्या मतलब आ रहा है यहाँ पे? बी लिमिटेड निकालो, उसमें लिखने की इतना ज़रूरत नहीं, खाली सेंस निकालो। बी लिमिटेड निकालिए, कितना आ रहा है बताओ? वन सिक्सटी 160 ठीक है। नेक्स्ट और भी था, सोल्यूशन टू पार्ट बी। ये पार्ट ए कर रहे थे हम लोग। सोल्यूशन टू पार्ट बी, उसमें बोला था ऑप्टिमल कैसे रहेगा। सोल्यूशन टू पार्ट बी,
160 रुपये आया, नहीं आया क्या 160? डिविडेंड कितना है, सॉरी अर्निंग कितना है, 8, डिविडेंड पे आउट रेशियो 75%, देयरफॉर डिविडेंड इज 6। आई थिंक क्लियर है ऊपर नीचे। तो ये होगा आपका 6 प्लस ये क्या था 0.05 बाई 0.10, 0.108 माइनस 6। तुम लोग क्या बोल रहे थे, एक जन बोल दिया बस उसी में कंफर्म कर दिया क्या सर? पीछे आंसर दिया हुआ है आप लोग का क्या? पीछे आंसर क्या लिखा हुआ है मैंने सर? ठीक है 70 रुपीज 70। नीचे सोल्यूशन टू पार्ट बी, सोल्यूशन टू पार्ट बी क्या बोला इसमें? द कंपनी as per the model, ऐसे लिखो as per the model in dividend relevance theory, as per the model in dividend relevance theory, as per the model, ऐसे नहीं, as per the Walter model ऐसे लिखो, as per the Walter model, if the company's dividend relevance theory काट दो, as per the Walter model, as per the Walter model, if ROI is greater than if ROI is greater than RE, the optimal dividend payout ratio, the optimal dividend payout ratio, the optimal dividend payout ratio should be 100%. The optimal dividend payout ratio should be 100%. But if ROI is less than RE, but if ROI is less than RE, the optimal dividend payout ratio should be 0%. Accordingly, the optimal dividend payout ratio of A Limited, accordingly the optimal dividend payout ratio of A Limited should be कितना 0%. Accordingly the optimal dividend payout ratio of A Limited is 0% and B Limited is 100%. It enables, full stop, it enables the company to increase the market price of the share. It enables the company to increase the market price of the share. It enables the company to increase the market price of the share. बनाइए ए लिमिटेड बनाइए जिसका डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% है, सॉरी 0% है। बी लिमिटेड का फिर से बनाओ जिसका डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% है। आ रहे समझ में? सर ए लिमिटेड बनाइए जिसका ऑप्टिमल पे आउट रेशियो इज 0%, यहाँ पे 0% आएगा। क्या है आंसर? यहाँ पे 8 डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 0 डिविडेंड 0। ऑब्वियसली बात है ना, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 है तो इसका मतलब अर्निंग ई इक्वल्स टू डी हो जाएगा। ये क्या होगा डिविडेंड 0, ये 8 माइनस 0, बताओ क्या आ रहा है ये 120।
आ रहा है समझ में? बी लिमिटेड बताओ सर, अगर 75% से कर रहा था उसका शेयर का वैल्यू क्या आ रहा था? 75% से कर रहा था, शेयर का वैल्यू क्या आ रहा था? 90 रुपया। लेकिन अब ऑप्टिमल मॉडल का मॉडल फॉलो करने से उसका वैल्यू कितना आ रहा है? 120 रुपया। दैट्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द शेयर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट बी नंबर 80। इसमें भी सेम केस है। इसमें कितना होगा ये? इसमें कितना होगा? अर्निंग 8, डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%, तो डिविडेंड 100, सॉरी 8, तो ये 8 और 8 माइनस 8, ये कितना आ रहा है? 80। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? हल्का लग रहा है सब्जेक्ट थोड़ा? हुआ? समझ में आ रहा है सर? ऑप्टिमल समझ में आ रहा है? ऑप्टिमल अगर वॉल्टर मॉडल यूज़ करेंगे तो शेयर प्राइस ज़्यादा आने वाला है। दैट्स द मॉडल स्पीक्स कि सर आप अगर ये फॉलो करेंगे तो आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा, एंड दैट हेल्प्स टू इनेबल द वैल्यू ऑफ द शेयर और एंड वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर, द नेटवर्थ ऑफ द शेयर होल्डर। ठीक है, नंबर 7 देखिए। नंबर 7 देखिए, अर्निंग पर शेयर इज ₹10। नंबर 7, द अर्निंग पर शेयर इज ₹10 and the rate of capitalization is 10%। दिखा आपको? EPS 10 है और रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या है? रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन मतलब क्या हुआ? RE। ठीक है, 10। द कंपनी हैज़ 3 ऑप्शंस, दैट इज 50%, 75% और 100%। ठीक है, कंपनी के पास 3 डिविडेंड पे आउट रेशियो है। कितना? 50%, 75% और 100%। कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एज पर वॉल्टर मॉडल इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, 10% और 5%। अगर रेट ऑफ रिटर्न है 15%, ROI 15% है, तो हर अगर रेट ROI 15% है तो हर में निकालना पड़ेगा कितना? 50 में, 75 में, 100 में। अगर ROI 10% है तो 50 में, 75 में, 100 में। दिख रहा है आपको? और 5% में है तो आप 50 में, 75 में, 100 में। 3 बार करके निकालना पड़ेगा। हाँ, 9 बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 9 तो अच्छा नहीं, आपको हम 12 कर देते हैं, 0% में भी निकालेंगे हम लोग। अंडरस्टूड? जस्ट ये सब एग्जाम में आएगा नहीं कभी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस ये आपका है। ठीक है, निकालेंगे। अच्छा 1 मिनट, कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं। RE कितना है? 10% और ROI 15% है। इसका मतलब क्या होना चाहिए? मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, देखो करने का तो क्वेश्चन कोई भी कर लेगा। ठीक है, समझिए क्वेश्चन को। RE कितना है? 10%। ROI फर्स्ट केस में 15%। और वो बोला तो इसका मतलब ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए था? 0%। 0%। ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 0%। तो 50, अगर हम 0%, 50%, 75% और 100%, 4 केस पकड़े। दिख रहा है आपको? 4 केस है, 0%, 50%, 75% और 100%। सबसे ज़्यादा प्राइस किस में आएगा?
आ रहा है समझ में? किस में आएगा? 0% में। वेरी गुड, यही समझाना था हमको। दूसरा, अगर 10% बोले, चलो 5% बोले तो सबसे हाई प्राइस किस में आएगा? मार्केट प्राइस 100% में। और 10% बोले तो डिविडेंड का कोई मतलब कि डिविडेंड डिसीजन का कोई रिलेवेंस नहीं है, सब में प्राइस सेम आने वाला है, सेम आएगा। अंडरस्टूड? बनाते हैं बस एग्जाम अगर कर रहे हैं तो एक बार है कि हाँ ये आने वाला है प्राइस, ऐसे प्राइस ऐसे मूव करेगा 0%, 50%, 100%, 75% ऐसा करके अपवर्ड मूव करेगा। बनाइए फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। वाल्टर मॉडल लिखिए यहाँ पे, वाल्टर मॉडल इज इक्वल्स टू ई अरे चाहिए भाई, ई प्लस क्या है, आर बाई आर ई माइनस डी बाई आर ई, यही है ना? यही था ना? क्या क्या बोल रहे हैं? ओ डी है ना? हाँ सॉरी, आर ई। ये क्या गलत है क्या? तो सही है। तो लोग चिल्ला क्यों रहे हैं भाई? लिखो यहाँ पे, ऐसे केस बना लो, नहीं तो मैं नहीं चाहता कि आप अब यहाँ पे आप घर पे ही करो, बस 2-3 तो केस यहाँ कर लो। व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0%, ठीक है? तो कितना कितना परसेंट करके था आपका? ये आपका 0% और 15%, 15%, तो इसका जगह बड़ा चाहिए ना। 15%, 10% और 5%, ठीक है? यहाँ पे एक बार निकालेंगे, P इज इक्वल्स टू कितना है? P इज इक्वल्स टू डिविडेंड कितना है? डिविडेंड कैसे निकालेंगे? अर्निंग क्या है? 10। तो अर्निंग अगर 10 है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 है, तो डिविडेंड कितना होगा? 0। तो 0 प्लस 0.15 बाई 0.10 था ना, इंटू ई क्या है? 10 माइनस 0 बाई 0.10, कितना आ रहा है यहाँ पे? आ रहा समझ में? ऐसे भर लेंगे, ऐसा भर पाएंगे? एक खाली भर दो, खाली एक वाला भरिए, बाद बाकी घर पे कर लेना। आ रहा समझ में? एक वाला भरो। ये आपका कितना है? 25% था ना? डिविडेंड पे आउट रेशियो 25%, 50%, 75%, 100%। ट्वेंटी 25 नहीं है? 25 बना लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बनाओ जल्दी बनाओ, 25 जल्दी बनाइए। नहीं है ना, ये रहा ना, जल्दी जल्दी एक भरिए, भर बाकी घर पे भर गया। 25, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है वहाँ पे।
जल्दी एक भरो। 25%, 50%, 75%, 100%। कुछ तो है नहीं, इजी है। लिखे लिखे आंसर बताइए। 25% में क्या है? 1.50। फिर 125। 50% का 125 आ रहा है। दिख रहा है आपको? जैसे जैसे कि मैं डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ा रहा हूँ, वैल्यू ऑफ द शेयर गिर रहा है। 75% का 2.5। 0% का 100% का, सॉरी 100% का 100। उसमें आप अगर आपका जितना कमा रहे हैं उतना ही आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही है। तो इसमें आप डिविडेंड रखो या मत रखो से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जितना कमा रहे हो उतना तो बाहर भी कमा लेगा। ठीक है, आप रखो तो नहीं रखो, प्राइस कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, नहीं आया? आपको दिख रहा है क्या? यहाँ पे ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए था? 0%। देख लो, होना चाहिए था कि नहीं? आया? 100% तक आया? ये दो घर पे कर लेना आप लोग, ठीक है नहीं? कर लेंगे ना? यहाँ पे देखो, थ्योरी ये बोलता है कि सर आपका आर ओ आई मतलब ROI अगर ज़्यादा है RE से, तो ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड भी क्या? ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड भी 0%। यही वही था, दिख रहा है आपको? यहाँ पे यही था, ROI ग्रेटर देन RE था। तो 0% में देखो शेयर सबसे मैक्सिमम आया है। वही बोलना चाह रहा है कि अगर आपको शेयर प्राइस बढ़ाना है, अब बढ़ाना क्यों है? टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर। तो आपका डिविडेंड पॉलिसी इस तरह फ्रेम करना चाहिए। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है ना, चलो छोड़ो बाद में बोलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट अवंती कॉर्पोरेशन, यही है ना? फ्रॉम द फॉलोइंग, अब कुछ बचा नहीं है सर से समझाने के लिए, मेरा वॉल्टर मॉडल खत्म हो गया है, बस सम से प्रैक्टिस करो बैठ बैठ के। अर्निंग पर शेयर क्या है? 6, ROI 20%, RE 16%। आई थिंक क्लियर है, RE हम बोल दिए।
है ना. You are required to what should be the approximate dividend payout ratio. Dividend payout ratio approximate कितना होना चाहिए to keep the share price what 44. अगर शेयर प्राइस 44 रखना है तो ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए. अरे भाई आपको ये एक्स मानना है और ये वाला चीज दे दिया है आपको कितना 44. डिविडेंड पे आउट रेशियो एक्स मानना है और 44 दे दिया तो इससे निकल जाएगा. अरे समझ में. अरे इजी सम से मतलब कि बैक कैलकुलेशन करने के लिए दे दिया है. निकालिए इसको. लेट द डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड एक्स. तो अर्निंग आ जाएगा. अर्निंग क्या है 6. तो डिविडेंड आ जाएगा 6x. आ रहा है समझ में. अब वैसे बैठा देंगे फॉर्मूला पे और x निकालेंगे. 44 इज इक्वल्स टू देख रहे आपको 44 इज इक्वल्स टू इसमें लिखा नहीं है मैंने. नहीं समझ में आ रहा है. नहीं आ रहा है. मैंने बोला डिविडेंड पे आउट रेशियो को x मान लो. अर्निंग है 6 तो डिविडेंड हो जाएगा 6x. तो फॉर्मूला पे बैठा दो 44 इज इक्वल्स टू 6x माइनस क्या था आर ओ आर आई ओ प्लस क्या था आर ओ आर आई. ये हो जाएगा 6 माइनस 6x इंटू 0.20 बाई 0.16. देखो बाई 0.16 इससे x निकल जाएगा. आ रहा है समझ में. आपको आ रहा है समझ में. कितना x इज इक्वल टू 30.66%. ठीक है. नेक्स्ट नीचे गॉर्डन मॉडल हो गया क्या. हुआ क्या. मैं चाहता हूँ गॉर्डन मॉडल भी आज कवर कर लूँ सो दैट सम्स बहुत इजी है. आप घर पे भी कर सको. क्योल ऐसे आए क्या. नहीं आया क्या. 30.66% है. अप्रॉक्स 31%. नहीं आया क्या. बताओ तो ये वाला 44 इज इक्वल्स टू ये क्या था 6x प्लस 0.20 बाई 0.16 तो 6x 6 माइनस 6x 6 माइनस 6x बाई 0.16. पहला बात तो इसी को उधर ले जाओ. क्या आ रहा 44 इंटू
7.04 इज इक्वल्स टू, आप क्या इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या? आप कैलकुलेटर से निकालो 0. आप मल्टीप्लाई मत करना, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे मत करना, कैलकुलेटर से निकालो। क्या आ रहा है? 0.6x प्लस ये डिवाइड कितना आ रहा है? 1.25, 6 माइनस 6x, तो 7.04 इज इक्वल्स टू 6x प्लस ये इंटू क्या कितना आ रहा है? 7.5 माइनस 7.5x हो गया, तो निकल गया। ये आ जाएगा 7.4 और ये कितना जा रहा है माइनस करके? 0.46, हाँ, इज इक्वल्स टू, ये माइनस कैसे हो गया भाई? हाँ माइनस हो गया दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा -1.5x और x इज इक्वल्स टू 0.46 डिवाइडेड बाई 1.5, क्या आ रहा है? 0.3066, that implies x is equals to, that implies dividend payout ratio is equals to 30.66%, that approximately 31%। आ रहा है भाई? इजी सा अलजेब्रा है। नेक्स्ट, गॉर्डन मॉडल, गॉर्डन नहीं, गॉर्डन मॉडल। अगर टेक्निकली अगर हम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बोले तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपको अब सिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि गॉर्डन मॉडल वही है जो आपने केई में सीख लिया है। लेकिन घर नहीं जाना भाई, रुको। गॉर्डन मॉडल, मॉडल T1 बाई, ये सुना है क्या? ये वाला, ये फॉर्मूला का नाम सुना है? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और E1 माइनस बी बाई RE माइनस जी, और E1 माइनस बी RE बी इंटू आर। देखो, हाँ, डिलीमेट डीडीएम मेथड, हाँ वही है डिविडेंड मेथड। डिविडेंड डीडीएम से हम लोग ये ऐसे निकालते हैं, लेकिन उसका उल्टा पार्ट ये भी है। डिविडेंड इज अर्निंग माइनस रिटर्न रेशियो, बी इज व्हाट? रिटेंशन रेशियो। लिखिए इसको, ये वाला फॉर्मूला है। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल इज इक्वल्स टू, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल डैश P is equals to, dash P is equals to E1 minus B RE minus B into R, E1 minus B by RE minus B into R, where P is equals to market price of the share, where P is equals to market price of the share, P is equals to market price of the share, E is equals to earning per share, E is equals to earning per share, B is equals to retention ratio, B is equals to retention ratio, RE is equals to required rate of return, RE is equals to required rate of return, RE equals to required rate of return, फिर R is equals to return on investment, R is equals to return on investment,
क्या? नहीं ज़रूरत नहीं, ये इससे ही आया है भाई, इससे यही आया है, इससे ही आया है, ठीक है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज नोट नीचे ग्रोथ जी, जी प्लीज नोट ग्रोथ जी, ग्रोथ, ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है? बी इंटू आर, यही तो है ग्रोथ के बदले में मैंने लिखा है बी इंटू आर। इक्विटी में बताया था मैंने, ग्रोथ इक्वल्स टू बी इंटू आर। बी क्या होता है? रिटेंशन रेशियो, आर रिटर्न ऑन इक्विटी या इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नीचे लिखो देयर इज अ फ्लॉ इन द सम, देयर इज अ फ्लॉ इन द फॉर्मूला, देयर इज अ फ्लॉ इन द फॉर्मूला, there is a flaw in the formula, FLAW, flaw in the formula, FLAW, flaw in the formula. Price of the share cannot be determined, flaw in the formula, comma, the price of the share cannot be determined, the price of the share cannot be determined if RE is greater than G, if RE is greater than G। एक काम करो ना, आपने ये लिखा है ना बी इंटू आर, उसको काट के ना जी लिख दो यहाँ पे, क्योंकि मैंने नीचे जी लिखा ना, ये वाला फॉर्मूला नहीं लिख के ये फॉर्मूला लिखो, सिर्फ जी लिख दो। और यहाँ पे आपने लिखा है ग्रोथ जी इक्वल्स टू बी इंटू आर, ठीक है, जी लिख दो यहाँ पे, क्योंकि मैंने नीचे स्टेटमेंट में जी लिखवाया है, ठीक है, बाद में आप खोजेंगे जी कहाँ से आ रहा है। क्या बोला मैंने? नहीं ये तो अगर आर ई जी से बड़ा हो जाए, आर ई कितना 10%, सॉरी ग्रेटर देन मैंने लिखा है क्या, लेस देन लिखो, लेस देन जी, ग्रेटर देन नहीं लेस देन, ठीक है। आर ई 10% हो जाए और जी मेरा 16% हो जाए, तो नीचे में क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा ना। अगर नीचे में किसी का डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो थ्योरेटिकल तो प्राइस पॉसिबल नहीं है ना, तो ये एक फ्लॉ है यहाँ पे, अंडरस्टूड? अगर ये वाला फ्लॉ है, इन दैट केस नीचे लिखो, इन दैट केस RE should be equal to G, RE should be equal to G, that implies RE is equal to B into R, RE is equals to B into R, that implies B is equals to RE by R, therefore maximum retention ratio is permissible, maximum retention ratio is permissible, ठीक है सर। अगर आर ई जी से बड़ा आएगा तो नीचे सॉल्व करने के लिए तो मैक्सिमम जी कितना, आर ई तो इक्वल टू जी करना पड़ेगा ना, बड़ा तो अलाउ नहीं है, तो अगर आर ई करेंगे तो जी इक्वल टू बी इंटू आर, तो बी इक्वल टू व्हाट? रिटेंशन रेशियो। ये अगर आर ई सोचो, आर ई 10% है और जी, अच्छा इससे नहीं आपको समझ आता है नीचे, हाँ जीरो आ जाएगा, लेकिन ये मैक्सिमम परमिसेबल है ना, जीरो कर सकते हैं, हाँ इससे नीचे नहीं हो सकता, मतलब नीचे वाला नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो करवा सकते हैं, ठीक है। आपका इंस्टीट्यूट में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। सम्स देखिए, सम्स नंबर एक्सेल लिमिटेड, देखो तो कौन सा नंबर सम्स है, एक्सेल लिमिटेड, एक्सेल लिमिटेड EXCEL, एक्सेल लिमिटेड has 1 lakh shares outstanding, Excel Limited has 1 lakh shares outstanding। 14 नंबर
एक्सेल लिमिटेड हैज़ 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग. पढ़ता हूँ. एक्सेल लिमिटेड हैज़ 1 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹10 ईच. द कंपनी अर्न्स रेट कितना अर्न करती है? 24% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट. द कंपनी कितना अर्न करती है? 24% ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटेन 50% एज अ पॉलिसी. जो अर्निंग होता है उसका रिटेन कितना करती है? 50%. मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50%. द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18%. द कैलकुलेट शेयर प्राइस अकॉर्डिंग टू गॉर्डन मॉडल. द कंपनी हैज टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख. 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है. अर्निंग क्या है? 24%. तो 10 लाख का 24% 2,40,000 अर्निंग आएगा. और अर्निंग पर शेयर कितना जाएगा? 2,40,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख 2.4. आई थिंक समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आपको समझ में आ रहा है? आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? 10 लाख. ठीक है. और रिटर्न कितना दिया हुआ है? 24%. इसका मतलब सर EBIT होगा 10 लाख का 24%. अब EBIT बोलो या EAT बोलो एक ही बात है. इसमें कहीं टैक्स का बात नहीं किया हुआ है. ठीक है. हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 2,40,000 अर्निंग. देयरफॉर EPS क्या हो जाएगा? 2,40,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख. दिख रहा है आपको? 2.4 रुपीज़ पर शेयर. जिसमें आपका DPS क्या आ जाएगा? 1.2. देख लो, DPS 1.2 आएगा ना. आपका 50% बोला था. ठीक है. आपको वॉल्टर मॉडल के लिए क्या चाहिए? एक E चाहिए, R चाहिए, G चाहिए. ठीक है. बोला इफ द पे आउट रेशियो. अच्छा, यहाँ तक करते हैं. लिखिए सोल्यूशन. इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ₹10 लाख. इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ₹10 लाख. रिटर्न इज इक्वल्स टू 24%. रिटर्न इज इक्वल्स टू 24%. देयरफॉर अर्निंग इज इक्वल्स टू 10 लाख का 24% इज इक्वल्स टू 2,40,000. देयरफॉर अर्निंग इज इक्वल्स टू 10 लाख का 24% इज इक्वल्स टू 2,40,000. नेक्स्ट लाइन EPS इज इक्वल्स टू 2,40,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख. आई थिंक क्लियर है कि EPS कैसे निकालना हम लोग. अर्निंग डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स. EPS 2,40,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख 2.4 रुपीज़ पर शेयर. डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50%. देयरफॉर डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50%. देयरफॉर DPS इज इक्वल्स टू 1.2. आई थिंक क्लियर है. 2.4 का 50%, 1.2. क्या नहीं आया बताओ? क्या क्या नहीं आया? क्या क्या नहीं आया? वॉल्टर मॉडल खोलो, फॉर्मूला देखो, क्या क्या आपको चाहिए और P निकालने के लिए. कि सब आ गया है क्या? और गॉर्डन मॉडल खोलो. एक यहाँ गॉर्डन मॉडल खोलो. आप फॉर्मूला क्या क्या नहीं आया आपके पास? E आ गया, B आ गया. B आया कि नहीं आया? कहाँ है B? 50%. कौन सा है दिया? 50% क्या 1 - 50%? 50%. B कहाँ है? 1 - डिविडेंड पे आउट रेशियो 50%. ठीक है. फिर उसके बाद RE दे दिया है. दे दिया ना. कैपिटलाइजेशन रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18% दिया है ना. फिर G ग्रोथ, B इंटू R. B बोल दिया 24%. सॉरी, B 50% और 24% है R. अरे भाई समझ में आ रहा है क्या आपको? कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? हाँ, कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? चलो बनाओ. वॉल्टर मॉडल से प्राइस निकालिए. देयरफॉर एज पर वॉल्टर मॉडल P इज इक्वल्स टू, नीचे लिखिए एज पर वॉल्टर मॉडल P इज इक्वल्स टू, क्या हुआ? गॉर्डन मॉडल. क्या गॉर्डन मॉडल बोला ना? मैंने गॉर्डन मॉडल बोला है ना.
सॉरी 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 पी निकालिए, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है पी? पी इज इक्वल्स टू क्या था आपका? 2.4, नहीं नहीं, डी क्या था? 1.2, 1.2 प्लस 0.24 बाई 0.18, 2.4 माइनस 1.2, यही है ना? बाई 0.18, यही है ना? अरे यार सॉरी, बैठ गया माथा में, बोला पी इज इक्वल से, सॉरी गलत है। हाँ, अर्निंग क्या था? 2.4 ना? 2.4, 1 माइनस 0.50 बाई, यही था ना? फिर 0.18 माइनस 0. जी का बी इंटू आर, बी 0.50 इंटू आर 0.24, कितना? ₹20। ₹20। अरे नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन? इफ द डिविडेंड पे आउट रेशियो चेंजेस टू 10% और 90%, अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 10% चेंज कर दे या 90% चेंज कर दे, मतलब दो सवाल बनेगा, 10% का और 90% का। एनालाइज हाउ द प्राइस, शेयर प्राइस चेंजेस, ठीक है, इनफर द ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो फॉर एक्सेल लिमिटेड एज पर गॉर्डन मॉडल। अंडरस्टूड? पहले बनाओ 10% से। द प्राइस ऑफ द शेयर एज, the price of the share at dividend payout ratio is 10%. The price of the share at dividend payout ratio is 10%. बताओ। P is equals to 2.41 minus 0. नहीं 0.90 whole divided by 0.18 minus 0.90 into 0.24, बताओ। देखो 0.24 whole divided by नेगेटिव आ रहा है ना? कितना आ रहा है नेगेटिव? 0. अंडरस्टूड? यही चीज हम लिखवाया था अभी कि अगर नीचे नेगेटिव आ जाए तो कितना आ रहा है, ये लिखवाया था ना अभी। देखिए the price of the share considering dividend payout ratio is not possible, is theoretically not possible. The price of the share considering dividend payout ratio 10% is theoretically not possible.
इज थियोरेटिकली नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट 90% से बनाओ। क्या बोल रहे हैं? ये वाला 1 - b बोल दिया ना। अभी मैंने क्या बोला था, डिविडेंड पे आउट रेशियो 10, डिविडेंड पे आउट रेशियो 10% है, तो बी कितना हो जाएगा, रिटेंशन रेशियो 90% हो जाएगा ना। क्या हुआ? नहीं सही है ना। नेक्स्ट वाला में 1 हुआ यहाँ पे, क्या आ रहा है यहाँ पे प्राइस 13.85। क्या नहीं आ रहा है? क्या फॉर्मूला ही तो है, अर्निंग इंटू 1 - b/RE - g, यही तो है तेरा। वो तो मैंने ये लिखा है ना यहाँ पे सम्स में कि डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको 10% लेना है। तो ये बी क्या है, बी इज द रिटेंशन रेशियो ना। रिटेंशन रेशियो 101 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है, तो 1 - 0.10 इज इक्वल टू 0.90। कर सकते हैं। जब आपने बी है 90% है बोला है ना, 1 - b आप हाँ आप कर सकते हैं। आपका पास देखो कभी क्या ना डिविडेंड पे आउट रेशियो है, कभी कभी डायरेक्ट रिटेंशन रेशियो भी दे देता है। नहीं मेरा बोलने का मतलब बी आपको यही फॉर्मूला डालना है, 1 - b। ठीक है, ये आपका अर्निंग है, ये डिविडेंड है, ये रिटेंशन है। ठीक है, आपको ये डालना है अर्निंग इनटू, तो आपका ये आएगा डिविडेंड आएगा। ये एक्चुअली D1 है, डिविडेंड है। आपको सर मेरा मानना है कि सर अर्निंग इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो डायरेक्ट लिख देना, लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या अर्निंग क्या है, 2.4 इंटू 0.10, 0.24 लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला ऐसे बना दिया है। ठीक है लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये वाला मत डालना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मत डालना, सॉरी ये वाला फॉर्मूला मत डालना, अर्निंग इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो ऐसे लिख देना। अंडरस्टूड? या फिर D1 डिविडेंड बाय RE - g, यही तो मैंने स्टार्टिंग में भी लिखवाया था ना यहाँ पे। ये यही तो मैंने उस टाइम पे लिखवाया था ना, कहाँ गया भाई। ठीक है चलो, आ रहा है समझ में? क्या समझ में आ रहा है? कितना आ रहा है 90% से? फिर क्या बोला क्वेश्चन में, infer the optimal dividend payout dividend policy for Excel Limited as per Gordon। ठीक है, लिखिए नीचे, the optimal dividend payout ratio, optimal dividend payout ratio RE is equals to B into R, तो B is equals to RE by R, that implies B is equals to RE कितना था 0.24 और R सॉरी
0.18 by 0.24 is equals to B is equals to 75. That means B is equals to 75%. Therefore, retention ratio should be 75% and dividend payout ratio should be कितना maximum 25%. Understood? कितना बज रहा है? 10. देखिए और कुछ करा सकते हैं क्या? ये छोड़ दे, हो गया. जो क्या होमवर्क दे सकते देखिए आपको. नहीं आपका वो ले लो, नहीं तो फिर अच्छा लिख लेना. ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है आपको? राजकिशोर, प्रियंका, ओके. होमवर्क इज ऑल. क्या नहीं करना वो मैं बता देता हूँ. क्या नहीं करना, क्योंकि गॉर्डन मॉडल वाल्टर मॉडल बता देते, वो इजी है यार. आप समझो, आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट और ये छोटा सा मॉडल हम आपको बता रहे हैं. मॉडल क्या बता रहे हैं, इसी का ही तो मार्क्स देगा ना आपको. इसका मार्क्स देगा वो रखने का. इसमें क्या है, आपको अर्निंग दे ही दे रहा है. आपको अर्निंग दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, आपको पुट करके निकाल रहा है. क्या एक्स्ट्रा लग रहा है आपका? कुछ तो लग नहीं रहा ना. तो इसीलिए बोल रहा हूँ, कुछ है नहीं, हार्ड नहीं, बहुत इजी है. मैंने आपको बताया था जो कैम्बज में टाइम लगेगा ना वो यहाँ बचेगा. तो पहले क्या करेंगे, कैम्बज करेंगे एग्जाम में, पहले ये करेंगे. हाँ ये करेंगे. जो पहले आता है एग्जाम में सबसे पहले उसी पे अटैक करना है, करके पहले लेके बैठ जाओ. अंडरस्टूड? कोई बहुत जन फीलिंग होता है कि नहीं जो आता तो आता है, जो नहीं आता उसको पहले ट्राई करते हैं. नहीं ऐसा नहीं, तो जो आता पहले उसको मार्क्स लेके बैठो. ठीक है, नहीं आने वाला बाद में हम लोग देखते रहेंगे कैसे होगा. ठीक है, क्या नहीं करना मैं आपको बता दे रहा हूँ. मैं बेसिकली टारगेट कर रहा हूँ एमएम मॉडल नहीं करने के लिए. आपका कभी एग्जाम में आज तक एमएम मॉडल पूछा नहीं है. और एक ट्रेडिशनल मेथड था ना स्टार्टिंग में, ग्राम, वो भी नहीं पूछा है अभी तक. जितना भी एग्जाम आया है 100%, बोले 100 का 100% वाल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल से आए हैं. और उसमें भी टू बी प्रिसाइज तो 100 में से 80% आपका वाल्टर मॉडल ही पूछा है. ठीक है, तभी भी मैंने एक दो एमएम मॉडल का डाल दिया है. ठीक है, कि क्या भी भगवान ना करे आपका किस्मत खराब हो. अंडरस्टूड? तो कर पाएंगे वहाँ पे. ठीक है, क्या नहीं करना है मतलब होमवर्क के लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ. 15 15 13 12 11. ये देखो ये सब ना जो मैंने अभी बोला नहीं करने के लिए ना, वो मैं हमको लर्मिनल मैं कराऊंगा. तो 11 में देखो प्रूफ करने बोला है. मैं नेक्स्ट टाइम से इसको हटा ही दूंगा ये सब समझ. 11 नहीं करना है, 10 करना है, 9 करना है, 8 करना है, 7 करना है, 5. बाकी सब करना है. क्या नहीं बोला मैंने करने के लिए? हाँ क्या बता देना था. क्या क्या बोला? 11 12 13 15 ये 4 सम्स. 15 हाँ, ये 4 सम्स आपको नहीं करना है. क्यों? क्योंकि ये एमएम मॉडल से है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसका एक दो सम्स करेंगे. ठीक है, सो दैट ये रहे कि अगर आया तो कर लेंगे सम्स. लेकिन टू बी प्रिसाइज अभी तक तो कोई दिया नहीं है, लेकिन करेंगे, दो सम्स करेंगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ये 2 सम्स ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 2-3 सम्स करने में. ठीक है, और 1-2 सम्स करने के बाद आप भी बोल दूंगा तो होमवर्क कर ही लेंगे, क्योंकि सब एक ही जैसा सम्स है. ये करने के बाद नेक्स्ट क्लास में
वो आपका था ना स्कोर, ऑल्टमैन स्कोर, उसको भी करेंगे। जो आपका रेशियो एनालिसिस में छोड़ के गया था ना मैंने, स्कोर्स वाला ऑल्टमैन स्कोर, उसको भी करेंगे। तो ये है छोटा है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये दोनों भी कर दे साथ में। ये भी थोड़ा सा बचा हुआ है, ये भी थोड़ा सा, क्लास यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो आप ये वो जो शीट था ना, कौन वाला, रेशियो एनालिसिस का, वो उसको लेके आना, और अपना CMA इंस्टीट्यूट का बुक लेके आना। ठीक है, हाँ। थैंक यू ऑनलाइन।